फ्रांस में आज जो मैक्सिमम जनरेशन है उनका एक ना एक कोई एंसेस्टर अफ्रीकन डिसेंट का है। 1870 में एक किताब लिखी गई थी एक महान लेखक के द्वारा। किताब का नाम था लास मिजरेबल। फ्रेंच राइटर विक्टर ह्यूगो के द्वारा यह किताब लिखी जाती है और इसी के ऊपर काफी पिक्चरें भी बनी है। एक ह्यू जैकमैन की बनी है और दूसरी फ्रेंच एक पिक्चर बनी है लास मिजरेबल। उस पिक्चर की एक लाइन है जिससे आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। वो पिक्चर या फिर वो किताब स्पष्ट रूप से यह कहती है, देयर आर नो बैड क्रॉप्स बट देयर आर बैड फार्मर्स। फसल कभी भी खराब नहीं होती, खराब होता है किसान। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस के बारे में, विस्तार से बात करेंगे, ऐतिहासिक बातें जो हैं उनके बारे में सोचेंगे और उसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे जो आज फ्रांस में हो रहा है उसके सही कारण क्या है, सटीक कारण क्या है। किसी भी स्थिति में अगर आप देखें तो एक फ्लैश पॉइंट होता है, एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से आपको लगेगा ये पूरी चीजें हो रही। 1857 की क्रांति में एक छोटी सी जो इनफील्ड राइफल की जो बुलेट थी, जो कार्ट्रिज थी, उसकी वजह से आपको लगता है पूरी क्रांति हुई, तो ये गलत है। वो सिर्फ एक स्पार्क पॉइंट था। और उसी तरीके से आज फ्रांस की क्रांति में अगर एक बच्चे को जो कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो गाड़ी गैर कानूनी तौर पे चला रहा था, वो लॉ को तोड़ता है, पुलिस वाला उसके ऊपर बंदूक तानता है और जैसे ही वो जबरन गाड़ी बढ़ाने की कोशिश करता है उस पर गोली मार दी जाती। क्या सोचते हैं आप, क्या प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक छोटा सा स्पार्क पॉइंट है। ये वो आखिरी बूंद है जो घड़े में भरी और घड़ा पूरा भर गया। इतिहास में पीछे जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये फ्रांस जो है, जो पेरिस है, जिसको आप सिटी ऑफ लव कहते हैं, जहां पर आप सोचते हैं कि आईफिल टावर के नीचे आप खड़े होकर अपने लव्ड वंस के साथ फोटो खिंचवाएंगे, ये उसी शहर की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले इनकी कॉलोनियल हिस्ट्री को जानने का प्रयास करें तो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के जितने इलाके हैं, चाहे आप मोरक्को की बात करें, अल्जीरिया की बात करें, ट्यूनीशिया की बात करें या फिर सेनेगल या मेडागास्कर की, ये सारी जगहों को ये कॉलोनाइज करते हैं। शुरुआत करते हैं मेडागास्कर से। अब आप कहेंगे इनको कॉलोनाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही थी कॉलोनीज में, वो हो रही थी स्लेव ट्रेड और दूसरी चाहिए मार्केट। आपको स्पाइसेस चाहिए, आपको और भी तमाम चीजें चाहिए, आपको आइवरी चाहिए, गोल्ड चाहिए और स्लेव चाहिए और मार्केट चाहिए। इस दौड़ में सब लगे थे और फ्रांस भी उनमें से एक था। 1843 आता है, 1843 स्लेवरी को बैन कर दिया जाता है। अब इसके बाद जब स्लेवरी बैन हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अब लोगों की जरूरत कम हो गई, अभी भी आपको जरूरत है लोगों की, तो आप लेबर्स को लेकर आएंगे। इसके साथ में और दूसरे तरीके से इमिग्रेंट्स शुरुआती दौर में आते रहे, चाहे एशिया से बात करें, अफ्रीका से, सेनेगल से लोग आते हैं, टर्की से लोग आते हैं, ट्यूनीशिया से लोग आते हैं, मोरक्को से लोग आते हैं, अल्जीरिया से लोग आते हैं। आज भी अगर हम माइग्रेशन का डेटा उठा के देखें तो मोरक्को से लगभग 11% के आसपास लोग आ रहे हैं, अल्जीरिया से 13% के आसपास लोग फ्रांस में आ रहे हैं। फ्रांस में आज जो मैक्सिमम जनरेशन है उनका एक ना एक कोई एंसेस्टर अफ्रीकन डिसेंट का है, मतलब जो एंसेस्ट्री है वो अफ्रीकन है। अब इसकी वजह से जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है जब फ्रेंच सोसाइटी में एसिमिलेशन की बात करी जाए। आपसे बात करी जा रही है कि आपने बुला तो लिया, आपने हमें एज ए इमिग्रेंट आपने अपने अंदर समाहित तो कर लिया, लेकिन आपने हमें मेन फ्रेम सोसाइटी में जोड़ने का क्या प्रयास किया? आज अगर देखें तो इमिग्रेंट्स की सिचुएशन क्या है? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं की है, सबसे कम लिटरेसी रेट भी उन्हीं का है। आप उनको सेकंड क्लास का सिटीजन समझते हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लगभग 20% या फिर 20 गुना ज्यादा संभावना है आपको हैरास करा जाए, आपको पुलिसमैन साइड में पुल ओवर करने को कहें, आपकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करें या इस तरीके की तमाम चीजें होंगी अगर आपका नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट है। तो अगर आप अफ्रीकन डिसेंट से हैं या फिर आप कहीं भी नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं तो यू विल बी आस्क्ड टू पुल ओवर एंड शो योर डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके की हैरासमेंट होने की पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि आज भी ये जो अफ्रीकन आए हैं, जो भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से आए हैं, इन सबको माना जाता है सेकंड ग्रेड सिटीजन। फ्रांस की सोसाइटी में एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक आइडेंटिटी है जो है फ्रेंचमैन की आइडेंटिटी। आपको यूनिडायरेक्शनल फ्रेंचमैन हो जाना है इररिस्पेक्टिव आप कहीं से आए हो। अब इससे दिक्कत यह आ जाती है कि अगर कोई अपनी कल्चरल या फिर सोसाइटी या फिर रिलीजियस बिलीफ्स को कंटेन करना चाह रहा है, प्रोपेगेट करना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एसिमिलेशन के लिए फ्रांस की सरकार ने कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी, कोई कदम ही नहीं उठाए।
और जब वो एसिमिलेशन के लिए कदम नहीं उठाते तो इससे एक और बड़ा चैलेंज आता है कि अगर इमिग्रेंट्स के साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करा जा रहा है, उसको जाना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सीधा कहते हैं हम तो भेदभाव ही नहीं करते। आप प्रॉब्लम के सामने आंखें मूंद ले, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। और ये आज की बात नहीं है, 1979 से फ्रांस में इस प्रकार के दंगे विद्रोह चलते रहे हैं। हर साल 2 साल में आप देखेंगे तो 2017 तक की पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें फ्रांस में हर दूसरे तीसरे साल में दंगे फसाद उमड़े हैं, जिसका मेजर कारण यह रहा कि जो सोसाइटी है उसके मेंबर्स में टसल है, उसके मेंबर्स में कोहिजन है, चाहे वो अफ्रीकन डिसेंट के हो या फिर आपके जो कॉकेशियंस या फिर व्हाइट फ्रेंचमैन हो। कल्चरल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपने सिर्फ ये सोचा था कि इमिग्रेंट्स ही तो आ रहे हैं। आज एक तरफ जो असाइलम सीकर्स थे वो आपकी कंट्री में आते हैं, पर आप सिर्फ उनको असाइलम नहीं दे रहे हैं, आपको उनको कल्चरल राइट्स देने होंगे, ह्यूमन राइट्स देने होंगे, फंडामेंटल राइट्स देने होंगे और पॉलिटिकल राइट्स देने होंगे। फिर सवाल यह भी आ जाता है कि आखिर फ्रांस को क्या जरूरत है इतने सारे माइग्रेंट्स को लेने की, इतने सारे इमिग्रेंट्स को लेने की? तो कारण यह रहा है कि 1962 में फ्रेंच कॉलोनीज जो थी वो सारी आजाद हो चुकी थी। फ्रांस ने सारी कॉलोनीज को टाटा बाय बाय कर दिया था, पर यहां से शुरू होती है फ्रांस की नियो कॉलोनिज्म की थ्योरी, जिसमें फ्रांस सीधा सीधा क्या करेगा कि जो भी अफ्रीकन नेशंस हैं जिनको फ्रांस ने छोड़ दिया, वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को दिखाने का प्रयास करेगा, वहां के पॉलिटिक्स को अनस्टेबल रखने का प्रयास करेगा, वहां की पॉलिटिक्स में पूरा पूरा इंटरफेरेंस रखने का प्रयास करेगा। अब इससे एक और पिक्चर क्या मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, जिसमें सिविल वॉर दिखाई गई है। पिक्चर का नाम है बीस्ट ऑफ नो नेशन, जिसमें बताया जाता है किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो छोटे छोटे वॉरलॉर्ड्स को असला बारूद देते हैं, और ये असला बारूद सप्लाई करने के पीछे कारण होता है वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दिए जाए सीधे उस कंट्री को, वो भी कौड़ियों के दाम पे। और इससे क्या होने वाला है, कंट्री में अनस्टेबिलिटी होगी। अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होने वाला है, आप देखते हैं सूडान में जो हाल हो रहा है उसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज में हाल होते हैं। जो गरीब और कमजोर हैं वो अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और वो देश छोड़कर पहुंचते हैं फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और भी ऐसी तमाम जगहों पर जहां वो सोचते हैं कि उनको सिर्फ असाइलम मिल रहा है, उनको सिर्फ रेफ्यूज मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनको सिर्फ रेफ्यूज नहीं चाहिए, उनको असाइलम नहीं चाहिए, उनको राइट्स भी चाहिए। और जब आप ऐसे रेफ्यूजीज को या फिर ऐसे असाइलम सीकर्स को मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट नहीं करते, मेन सोसाइटी में एसिमिलेट होने के चांसेस नहीं देते हैं, तब सिचुएशन वैसी बन जाती है जैसी आज फ्रांस में बन गई। इसीलिए मैं आपसे यह कह रहा था कि देयर इज नो बैड क्रॉप बट देयर इज बैड फार्मर। लास्ट मिजरेबल, विक्टर ह्यूगो।